कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। बारिश का मौसम है और थोड़ा सा बैकग्राउंड जो नॉइज आ रहा है उसको थोड़ा आप लोग इग्नोर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उस पर आपको अपना ध्यान लगाना है। घर का माहौल कैसा होता है आपको पता ही है, खासकर अभी बारिश का मौसम में सब कुछ बंद है। बारिश की वजह से मेरा सीटेट का बैच भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पर लाइव क्लास करना होता है। खैर कोई नहीं, तो आज का अपना टॉपिक है शिक्षा में जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य, यानी कि आपके फर्स्ट ईयर का जो आप लोग का सत्र हो गया 2020-22, इसका अब क्या है, आज का वीडियो अपना F6 का है। ठीक, इससे पहले मैंने F5 तक का यूनिट वाइज और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस दोनों को मैं करवा चुका हूँ। सिंपल आपको हमारे ही इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपका बना हुआ है बिहार डीलेट 2020-22 के नाम से आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है। उस पर क्लिक कीजिएगा, सारा वीडियो आपको वहाँ पे शो कर देगा और उसको आप लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा। तो F5 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट है और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे F6, जो कि आपके सीटेट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप अगले साल सेकेंड ईयर में प्रिपेयर कीजिएगा, तो जब भी ऐसा कुछ पॉइंट आता है सीटेट का तो मैं आपको अवश्य बताता हूँ कि उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा में जेंडर, ये पॉइंट आपका सीटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना आज का यूनिट 1 F6 का। सबसे पहले यूनिट 1 में आपको पढ़ना है समावेशी शिक्षा की समझ। आपको ऑलरेडी पता है कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। वैसी शिक्षा जिसमें हर प्रकार के बच्चे, मतलब कि वो सामान्य हो या विशिष्ट प्रकार के हों, उनको एक समान एक विद्यालय के एक छत के अंदर में बैठा के पढ़ाना, शिक्षा देना, क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसमें पहला पॉइंट पढ़ना है हम लोगों को, भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप, जिसमें आपका क्या है, हाशिए का समाज, जेंडर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समावेशन का अर्थ क्या होता है। तो समावेशन का अर्थ होता है कि जब किसी वर्ग या किसी लोग को, जैसे कि मान के चलिए कि आप घर में सबसे छोटे हैं, ठीक, और आपसे जो आपका बड़ा भाई है या बहन है, वो आपको किसी न किसी चीज़ के लिए, चॉकलेट के लिए, रोटी के लिए, गेम खेलने के लिए कहीं ना कहीं दबा देते हैं। ठीक, तो आप उस आनंद से, रुचि से, उस सुविधा से आप क्या हो गए, वंचित हो गए। ठीक, तो वो सारी सुविधाएं प्रदान कराना क्या कहलाता है, समावेशन कहलाता है। अर्थात इसको जब हम लोग इस रूप में देखेंगे तो समावेशन समझने से पहले आपको अपवर्जन पता होना चाहिए। अपवर्जन का मतलब होता है कि जो एक केंद्र बिंदु है सुविधा का, और वहाँ तक लोग ना पहुँच के उसके बॉर्डर पे ही रह जाते हैं, मतलब कि इस बॉर्डर पे ही घूमते रह जाते हैं और केंद्र बिंदु तक नहीं पहुँच पाते हैं, और वो वंचित हो जाते हैं अपने सुख सुविधाएं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से हो, चाहे वर्चस्व के कारण हो, चाहे समाज के किसी लोग के कारण हो, या फिर किसी बाहुबली के प्रभाव के कारण अगर वो वंचित हैं अपने सुविधाओं से, तो ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, अपवर्जन की श्रेणी में आते हैं। और वही अपना क्या कहलाता है, हाशिए का समाज। और इसी चीज़ को समाप्त करके उनको संपूर्ण सुविधा प्रदान कराना क्या कहलाएगा, समावेशन। ठीक, अब समझ रहे हैं कि जो वंचित हैं उनको हर प्रकार की सुविधा प्राप्त कराना है, क्या कहलाएगा, अपना समावेशन। समावेशन से ही क्या बन गया, अपना समावेशी शिक्षा बन गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद हम लोग को इसमें क्या था, हाशिए का समाज। तो देखिए, हाशिए का समाज कहने का मतलब हो गया कि वैसा समाज से मतलब है जो वंचित रह जाते हैं, मतलब कि सामाजिक रूप से वो स्वीकृत नहीं होते, उनको किसी न किसी मुख्य धारा से, किसी न किसी बात से या विवाद से या विचार से उनकी जो सुविधाएं हैं उससे उनको वंचित रख दिया जाता है, उनको दूर धकेल दिया जाता है। वो स्वतंत्र रूप से उस सुविधा का आनंद नहीं उठा पाते हैं और अपने स्वतंत्रता से भी क्या वो वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार के समाज को क्या बोलते हैं हम लोग, हाशिए का समाज बोलते हैं। इस समुदाय में सम्मिलित समाज को क्या हम लोग बोलेंगे, हाशिए का समाज कहलाएगा। ठीक, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्जन भी बोलते हैं। इसी अपवर्जन का ही अपना विभिन्न रूप है, जिसमें पहला रूप क्या हो गया, अपना हाशिए का समाज। उसके बाद है जेंडर। अब देखिए, जेंडर कहने का मतलब हो गया पुरुष और महिला। ठीक, जेंडर मतलब पुरुष और महिला। तो जो अपना ये पूरा समाज है, समाज में जो बना हुआ है कि पुरुषों का ये इस प्रकार से कार्य करेंगे, तो पुरुष नौकरी करेंगे तो घर की महिला बस घर का काम करेगी, खाना पकाएगी, बच्चों को संभालेगी, घर को संभालेगी। पुरुष बाहर जाके काम करेंगे, कार्य करेंगे, पैसा कमा कर लाएंगे, वो अपने घर को चलाएंगे। तो क्या है, ये एक अपना एक सोच बन गया हुआ था। पर अभी के समय में देखिए, खासकर
हर जगह आप देखिए कि अब महिला लोग क्या है कि हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो खेल का हो, हर प्रकार का क्षेत्र जहाँ जहाँ पुरुष पहुँच सकते हैं वहाँ वहाँ अब हर प्रकार से महिला भी पहुँच रही है और अच्छा कर रही है, अपने जगह पे बहुत अच्छा कर रही है। तो ये बदलाव क्यों हुआ? समावेशन की वजह से हुआ। तो जेंडर मतलब कि यही जेंडर को आपको पढ़ना है आगे चलकर कि आपके विद्यालय परिसर के अंदर में बालक में बालिकाओं के बीच अंतर किया जाता है कि नहीं, लिंग भेदभाव किया जाता है कि नहीं। तो यही सब अपना चीज़ क्या हो गया, जेंडर के अंदर में आने वाली सारी बातें हो गई। क्लियर? अब है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहने का अर्थ हो गया कि ऐसा बच्चा जो किसी भी कारणवश, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, किसी भी कारणवश अगर वो सामान्य बच्चे से अलग है। मान लीजिए कोई सामान्य बच्चा अगर दौड़ रहा है और कोई बच्चा दौड़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो आपको उसके पैर में प्रॉब्लम है, ठीक, वो दिव्यांग है, तो क्या होगा, वो कुछ न कुछ प्रकार से उस सामान्य बच्चे से तो अलग हुआ ना। तो इस प्रकार के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इनके लिए अलग से सारा प्रावधान करवाना, संसाधन उपलब्ध कराना, उनको उस तरह के माहौल में रखना, उनसे उस प्रकार से बात करना ताकि उनको हीन भावना उनके अंदर में पैदा ना हो, उनको भी लगे कि नहीं, जो सामान्य बच्चों का रिस्पेक्ट मिल रहा है वही रिस्पेक्ट मुझे भी मिल रहा है। उनके अंदर में भी प्रोत्साहन आए, उनका भी आत्मसम्मान हो, उनका भी अंदर में अभिप्रेरणा जगे कि नहीं, मुझे भी कुछ करके दिखाना है। क्लियर है? समझ गए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे? चलिए, इसके बाद अपना अगला पॉइंट क्या है कि कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ। अब देखिए, विविधता और असमानता जो है ना, सो आप देखिएगा आपको सेकेंड ईयर में भी देखने को मिलेगा। S2 एक नाम है सब्जेक्ट, S1 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है, इसको भी समझिए। विविधता कहने का मतलब हो गया कि अलग अलग, बस नॉर्मल सा बात है। विविधता मीन्स अलग अलग, और असमानता मीन्स क्या हो गया, जो मैंने आपको बताया था ना भाई वाला उदाहरण, कि एक भाई को चॉकलेट मिला, एक भाई को चॉकलेट नहीं मिला, तो क्या हुआ, दोनों के बीच में उनके माता पिता ने क्या किया, असमानता का भाव किया। तो वही आपको क्या करना है, कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ, मतलब कि पाठचर्या और शिक्षण शास्त्री के संदर्भ में। मतलब इसका हो गया कि कक्षा में आपके विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं, विभिन्न प्रकार के घर से आते हैं, उनकी मातृभाषा अलग होती है, उनके रहन सहन अलग होते हैं, उनके पहनावा अलग होते हैं, पर जब वो विद्यालय परिसर के अंदर में आते हैं तो उनकी हर कुछ एक समान होती है। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा के अनुरूप सारे बच्चे एक समान होते हैं। तो उस विविधता में भी हम लोग को क्या करना है, ऐसे ऐसे अवसर को खोजना है कि वो विविधता क्या हमारे लिए बन जाए, एक संसाधन के रूप में बन जाए। और जो किसी कारणवश बच्चों के बीच में असमानताओं की भाव फैल गई है, जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की है, उससे कोई पुरुष शिक्षक है, वो अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उसकी समस्या को नहीं सुन पा रहे हैं, कोई महिला शिक्षिका है, वो लड़कों से उनकी समस्याओं को अच्छे से पूरा नहीं सुन पा रही हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पे आप पक्षपात कर दिए, तो लड़का और लड़की के बीच में क्या होगा, असमानता का भाव पैदा हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ को आपको यहाँ पे डील करना है। क्लियर? अब अगला पॉइंट क्या है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता, और उसके बाद समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया। अब देखिए, ये सारे पॉइंट यहाँ जो आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 95 वाला, इसमें आपको नोट्स हर कुछ आपका अवेलेबल है नोट्स में। मतलब कि F1 से लेके F12 तक का आपको इसका पेड करना पड़ता है, 300 रुपीज़ है। ये आपके नोट्स में ऑल सब कुछ अवेलेबल है, आपको यहाँ समझना है। अगर आपको लिखा हुआ भी चाहिए तो आप ये नोट्स यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी। नंबर व्हाट्सएप यहाँ पे है। तो क्या है अपना समावेशी शिक्षा, ये मैंने आपको हर बार बताता हूँ कि उस प्रकार की शिक्षा जिसमें हर प्रकार के बच्चे, चाहे वो विशिष्ट हो चाहे वो सामान्य हो, एक साथ बैठ के एक समान शिक्षा ग्रहण करते हैं, वही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसकी अवधारणा मतलब कि उसका क्या है वो आपको बताना है, उसका परिचय आपको देना है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था कि शारीरिक रूप से अक्षम बालक को, मतलब कि जिनका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है, उनको भी पूर्ण विश्वास कराना कि वो भी अच्छा कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से जो बच्चा विशिष्ट आवश्यकताओं वाले के श्रेणी में आता है, उसके अंदर में ये आत्म अभिप्रेरणा पैदा कर देना, नहीं तुम भी सामान्य बच्चों की तरह हो, तुम भी कुछ कर सकते हो, यू कैन डू इट एनीथिंग। क्लियर? समझ गए यहाँ तक? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना यूनिट 2 की तरफ। इसमें देखिए यूनिट 2 में अपना थोड़ा सा क्लियर है। देखिए यूनिट 2 में पहला पॉइंट क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और समावेशी शिक्षा। ये तो दोनों अर्थ आपको पता चल गया है। अब इसके अंदर में पढ़ना है कि समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का ऐतिहासिक विकास, वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और बिहार का संदर्भ। अब देखिए
समावेशी शिक्षा में वर्तमान स्थिति क्या है बच्चे का, तो जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। उनके ऊपर में शिक्षक पूरा ध्यान देते हैं, उनको किसी भी प्रकार से उनके अंदर में हीन भावना पैदा नहीं होने देते हैं। उनको इस प्रकार के वातावरण में रखा जाता है कि ताकि उनको भी ऐसा लगे कि नहीं, मैं भी सामान्य बच्चों की तरह हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये सब अपना वर्तमान स्थिति हो गया। अब बिहार के संदर्भ में पूछ रहा है, तो देखिए बिहार के संदर्भ में बहुत सारी बात आती है, जैसे कि इसको आप पॉइंट से लिखना चाहेंगे तो पॉइंट में भी लिखिएगा, नोट्स में भी लिखा हुआ आपका। सबसे पहला क्या होगा, निर्धनता, मतलब कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होना। उसके बाद आत्मनिर्भरता की कमी, समझ रहे हैं, ये सब बिहार में चुनौती है समावेशी शिक्षा में। उसके बाद अपना क्या हो सकता है, सहपाठियों का सहयोग न मिलना। मान लीजिए कोई बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में आता है, विशेष आवश्यकता वाला है और मंद बुद्धि है, और कोई सामान्य बच्चा है जो उसको अपना मित्र मान ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, सहपाठियों की जो सहयोग होता है, आपस में जो बातचीत होता है, उसमें कमी आएगी। तो ये कहीं ना कहीं किस प्रकार से समावेशी शिक्षा को प्रभावित करेगी ही करेगी। तो यही सब अपना बिहार के संदर्भ में हो गया। चुनौती भी आप समझ ही गए कि एक दूसरे बच्चे के अंदर में ऐसा हमको भावना पैदा करना है ताकि दोनों बच्चे आपस में मिल कर रहें, आपस में सम्मान करें, एक दूसरे के साथ में प्यार के साथ में रहें, ताकि सभी लोगों को क्या लगे कि हम सब लोग एक हैं। ठीक, चलिए इसके बाद अपना अगला पॉइंट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विविध प्रकार पहचान के तरीके व सुमाएं। अब देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का सिंपल सा आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप पहचान कैसे कीजिएगा। तो इसको पहचान करने के लिए सबसे पहले, अगर ऊपरी चोट है, शारीरिक विकास में कोई कमी है, मान लीजिए चल नहीं सकता है, हाथ नहीं है, आँख खराब है, तो ये सब तो आप देख सकते हैं। पहला तो ये हो गया इस प्रकार से। दूसरा, जांच करने के लिए आप चिकित्सक का मदद ले सकते हैं। ठीक, तीसरा अपना आता है IQ लेवल चेक करना, मतलब कि मंद बुद्धि, सामान्य बच्चों का 90 से 100, मतलब कि IQ लेवल हम लोग चेक कर लेंगे। चौथा क्या हो सकता है, उनके रहन सहन में से हम लोग पता कर सकते हैं। पाँचवा क्या होगा, कि वो किस प्रकार से अपना व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार से हम लोग समझ सकते हैं। उनसे भाषा के द्वारा बातचीत करके उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग पहचान करते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का। क्लियर है। अब क्या है कि समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने के लिए शिक्षा का स्वरूप। अब देखिए कोई बच्चा मान लीजिए कि आँख से नहीं देख सकता है और वो एक सामान्य क्लास के अंदर में बैठा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रेल लिपि के द्वारा उसको हम लोग सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक, उसको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, जिसमें सामान्य बच्चा भी रिकॉर्डिंग सुन सकता है और वो दिव्यांग विशेष आवश्यकता वाले बच्चा भी रिकॉर्डिंग सुन सकता है, समझ सकता है। ठीक, कोई चल नहीं सकता है तो ऐसा माहौल करेंगे कि कैरम बोर्ड का खेल खिला देंगे ताकि उनको लगे कि नहीं, दोनों तरफ से हम लोग खेल रहे हैं। ठीक, तो जिस प्रकार का बच्चा है उसको उस अनुरूप ढाल के रखना है कि उनको ये फील ना हो कि हम दूसरों से अलग हैं। इस पूरे सब्जेक्ट का मतलब यही है कि आपको बस बच्चे पे ध्यान देना है कि बच्चा के अंदर में ये भावना ना आए कि वो किसी भी प्रकार से सामान्य बच्चों से अलग है, और उसी के साथ चारों तरफ आपका ये पूरा सब्जेक्ट है और उसी के अनुरूप आपको यहाँ पे अपने मन से पॉइंट बना के लिखिए। अगर आपको पॉइंट बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको बताता हूँ 8789666040। और जिनको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड। ठीक, चलिए अब अपना लास्ट यूनिट है यूनिट 3। इसमें पढ़ना है जेंडर, विमर्श और शिक्षा। मतलब कि इसमें सबसे पहला पॉइंट है अपना जेंडर। तो जेंडर को हम लोगों ने अभी ही पीछे क्लियर किया है कि क्या होता है, नहीं होता है। अब इसमें एक बात आता है कि बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका, बचपन, परिवार, समुदाय और मीडिया, इस चारों चीज़ को आपको देखते हुए लिखना है। अब देखिए बच्चा का समाजीकरण मतलब कि जो बच्चे के अंदर में रहन सहन, बात व्यवहार, हर प्रकार का जो चीज़ विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, उसमें जेंडर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर मान लीजिए आपके घर में एक आपकी बहन है और एक आपका भाई है, आप भाई को पढ़ने के लिए कोचिंग में भेज रहे हैं और बहन को बोल रहे हैं नहीं तुम लड़की है, तुम कहाँ कहीं जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप इसके साथ में पक्षपात कर दिए और जो इसका विकास होना चाहिए था सो विकास हो पाया नहीं हो पाया। समाज के बीच में जाकर खेलना कूदना, मतलब कि नॉर्मल लड़कों की तरह काम करना हो पाता है, नहीं हो पाता है। कोई लड़का है उसको घर में खाना बनाने का मन कर रहा है, मान लीजिए कि भविष्य में जाकर वो अकेले बैचलर रहेगा। हम लोगों ने भी अपना जीवन का स्टार्टिंग से लेके अभी तक के पढ़ाई में हम लोग बैचलर लाइफ ही जी रहे हैं। खुद से अभी आपको वीडियो बनाएंगे, उसका जाएंगे अपना खाना बनाएंगे। तो ये सब चीज़ क्या हुआ कि काम अब हर कोई करता है, लड़का और लड़की का कार्य अब अलग अलग नहीं है, पर उसको आपका बचपन, आपका परिवार, आपका समुदाय किस रूप से देख रहा है, आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, ये डिपेंड करता है आपके आने वाले भविष्य में आपका विकास कैसा होगा। इसमें ये सब चीज़ों का रोल क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बचपन समझ गया, परिवार समझ गया, समुदाय में मतलब बीच में खेलने गया, तो किसी भी प्रकार का आप उदाहरण बना के जो आपके साथ में व्यतीत हुआ है अपने लाइफ में, जो आपकी आप बीती है, उसके अनुसार भी आप यहाँ पे डील कर सकते हैं। क्लियर।
इसके बाद है शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद। वही जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मान लीजिए कि एक शिक्षक है और शिक्षिका है, लड़का के साथ में है, लड़की के साथ में नहीं है, तो क्या हो गया, अपना विभेद हो गया। यहाँ पे दिया है ना आपका विद्यार्थी शिक्षक, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन मतलब कि जो बातचीत का एक माहौल बनता है। एक महिला शिक्षिका जितना ज़्यादा खुलकर लड़कियों से बात करती है और उतना ही खुल के वो लड़कों से भी बात करें, तो क्या होगा, क्लास में एक समावेशन का माहौल तैयार हो जाएगा। लड़के और लड़की मतलब कि बालक और बालिकाएं खुलकर अपनी समस्याओं को टीचर के सामने में रखेंगी, क्योंकि अब तो हर जगह महिला शिक्षिका भी हैं और पुरुष शिक्षक भी हैं। तो जब तक वो लोग खुलकर बच्चों के साथ में रहेंगे नहीं, बच्चा का उन पर विश्वास होगा नहीं, तब तक बच्चा अपना समस्या बताएगा नहीं बताएगा। तो कैसे फिर उनके बीच में एक कम्युनिकेशन आएगा। और इस प्रकार का माहौल नहीं बनेगा तो बीच में तो एक कम्युनिकेशन का गैप हो जाएगा ना, तब फिर बच्चा का विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यही सब अपना क्या कहलाता है, जेंडर विभेद। अब क्या है, जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका। अब देखिए, जेंडर संवेदनशीलता कहने का मतलब हो गया कि जेंडर संवेदनशीलता से तात्पर्य क्या है, लैंगिक संवेदनशीलता से मतलब कि लिंग का, व्यक्ति के व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें वो लिंग समानता को क्या करे, पोषित करे। मतलब कि जो व्यक्ति है उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो वो कहे कि नहीं, ये कोई भी कार्य लड़का और लड़की के लिए अलग अलग नहीं है, लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। समाज की ऐसी सोच होनी चाहिए। लिंग संवेदनशीलता में दोनों लिंग का मध्य समान, मतलब कि जो उनका व्यवहार होता है सो एक समान होना चाहिए। उस संदर्भ में उसका प्रयोग करना चाहिए कि न लड़का को कमी लगे न लड़की को कमी लगे, दोनों को विकास के लिए भरपूर मदद मिलनी चाहिए। जितना लड़का को मिल रहा है उतना लड़की को भी मिलना चाहिए। तो यही क्या है, अपना जेंडर संवेदनशीलता है। अब इसके आगे में आपका एक पॉइंट है, समानता में शिक्षा की भूमिका। अब देखिए, इसका मतलब हो गया कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक है, असमानताएँ जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, इसको आप कम करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, बालक बालिकाओं के लिए स्वतंत्रता के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कितना नामांकन हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना पड़ता है। यहीं पर विद्वानों का मत भी है कि शिक्षा, देखिए विद्वान का मत क्या है, उनका कहना है कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, जितने भी विद्वान लोग हैं उनका क्या कहना है कि शिक्षा ही एक ऐसी साधन है जो लिंग समानता को ला सकता है और शिक्षा रूढ़ियों को तोड़कर लोगों के लिए एक नया रास्ता का क्या दिखा सकता है, फिर नया रास्ता का निर्माण कर सकता है। मतलब कि विद्वानों का एक मत है, उनका कहना है कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे लोगों के बीच में लिंग की समानताओं की भावना को विकसित किया जा सकता है और एक नए समाज का क्या निर्माण किया जा सकता है। ठीक, समझ गए सारा यूनिट आपका। तो ये था, आपको बस यूनिट 3 ही पढ़ना था F6 में, इसमें 3 ही यूनिट है, आपका कंप्लीट हो गया है F6। अगर कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको नंबर बता ही दिया है 8789666040। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा दिख ही रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नोट्स लेना चाहेंगे तो नोट्स ले सकते हैं। बस उसको कहीं शेयर मत कीजिएगा, कहीं ना कहीं हम सबों की बहुत मेहनत है उसमें, बहुत मेहनत से अपने लैंग्वेज में उसको बनाया गया है। चलिए, वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बस क्लिक करें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। और अपने साथ अपने दोस्तों को अपने इस दोस्त के चैनल के साथ में अवश्य जोड़ें ताकि आपका, उनका और मेरा सबका क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। धन्यवाद।